तमाम जो तहें उसमें बन के आई थी तोड़ मरोड़ के, इस तरह से हमको आज फिर से लगभग 1 साल बाद बताया जा रहा है कि जो वहाँ पे मीट था वो बीफ नहीं था, वो मटन नहीं था, बीफ था। आप जानते हैं जब अखलाक की हत्या हुई उसमें तमाम कवायद उठ रही थी कि उसकी हत्या किसने की है, किस सिस्टम के तहत उसकी हत्या हुई। बार बार जो बात हमारे सामने खुल के आ रही थी वो कहा जा रहा था कि कुछ फ्रिंज एलिमेंट्स ने उसकी हत्या की और ये कोई मेन स्ट्रीम का काम नहीं है। आज एक और बात हमारे सामने आ रही है, तमाम रेसिडेंट हैं, चाहे दाभोलकर हो, पानसारे हो, बरबुर्गी हो, उनकी हत्या को लेके आज सवाल उठ रहा है कि सनातन संस्था कह रही है कि सीबीआई द्वारा प्रायोजित है। तो अखलाक से लेके इन तमाम जो हत्याएं हुई है रेसिडेंट की, उनकी बात करते हैं, इनमें लगातार ये बात बोला जाता है कि ये मेन स्ट्रीम का काम नहीं है, जबकि हम साफ साफ जानते हैं जब दादरी में हत्या हुई तो उसके बाद संगीत शो और तमाम बीजेपी के बड़े बड़े नेता बार बार वहाँ पे विजिट करते हैं। तमाम बीएचपी, बजरंग दल जैसे जो संस्थाएं हैं, जो आरएसएस के जो अटेंडेंट हैं, वो बार बार वहाँ पर जाते हैं और तमाम इंसाइटमेंट करते हैं। हम सारे लोग जानते हैं, यहाँ पे बैठे हुए हम तमाम लोग बाबरी, एक तरह से कहा जाए कि बाबरी के दौरान के सारे बच्चे हैं। हम लोग बाबरी के दौरान देखते देखते बड़े हुए और उस दौरान पूरी तरीके से एक जो बात कॉमन मिलती है, सारे लोगों ने जिसको महसूस किया होगा, एक्सपीरियंस किया होगा, वो कि कॉमन सेंस को कैसे सिस्टमैटिक सेटअप दिया जाता है, कैसे सिस्टमैटिक प्लेटफॉर्म दिया जाता है। हम लोग जो लोग उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, उन लोगों ने देखा कि किस तरह से तमाम नारे जो पर्टिकुलरली मुस्लिमों के बारे में थे, उनको बना बना के कैसे उनको एक सिस्टमिक प्लेटफॉर्म दिया गया, उनको कैसे ब्यूरोक्रेसी में गाड़ा गया, उनका झंडा गाड़ा गया, कैसे उनका झंडा गाड़ा गया तमाम लीडर्स में, जो बाद में जाके हिंदू हृदय सम्राट, जिसका बाद में गुजरात में हम देखते हैं फिनोमेना, वो बन के आया। जैसे एक लीडर थे विनय कटियार और लालकृष्ण आडवाणी, राजनाथ सिंह, कल्याण सिंह, ऐसे तमाम लीडर जिनको हिंदू हृदय सम्राट बनाया गया, केवल उस कम्युनल कॉमन सेंस को लगातार पोस्ट के, जिससे ये साबित किया जाए कि मुस्लिमों को मारना कितना ठीक था, ये जो हत्याएं हुई हैं, जो बाबरी के बाद जो दंगे हुए हैं, वो कितने ठीक थे। ठीक इसी तरह की जब हम पॉलिटिकल इवेंट्स का एनालिसिस करते हैं तो सामने आता है गुजरात दंगा। गुजरात में 2009 में जो भी दंगे हुए, इसमें सबसे ज्यादा मुसलमानों की हत्या हुई और एक प्रायोजित हत्या हुई। बार बार हम लोगों को ये चीज बताई जा चुकी है, इसके तमाम तरीके से एक तरह से की जाए फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट्स, फैक्ट फाइंडिंग नैरेटिव्स हमारे सामने आए हैं। लेकिन जो सबसे अहम बातें हैं, जो बार बार हमको पूछनी पड़ती है, बार बार हमको रिक्लेम करनी पड़ती है, बार बार असर्ट करनी पड़ती है, वो ये है कि ये दंगा किस तरह से सिस्टम की तहत करवाया गया, कैसे इसमें सिस्टमिक एलिमेंट, सिस्टमिक स्ट्रक्चर और डायनेमिक्स इन्वॉल्व थे। उसी डायनेमिक्स को लेते हुए आज हमारे बीच है गुजरात फाइल्स। जो गुजरात फाइल्स नाम की जो किताब है, वो उसी ट्रूथ को, उसी नैरेटिव ऑफ ट्रूथ को हमारे सामने रखती है, कैसे एक बड़ा सिस्टम इसमें इन्वॉल्व है। मैंने कल ही किताब पढ़नी शुरू की और इतनी इंट्रिग था किताब पढ़ते पढ़ते कि 100 पन्ने एकदम से पढ़ गया। उसमें कुछ अहम बातें हैं जिसको हमको जानना एकदम जरूरी है और आई थिंक स्पीकर यहाँ पे रखेंगे अपनी बात को। लेकिन इस बात को एकदम समझना जरूरी है कि कैसे एक सिस्टम पूरी तरह से काम करता है, समाज में फैले तमाम भेदभाव कैसे रिफ्लेक्ट होते हैं उस बड़े सिस्टम में जिसको हम दंगा कहते हैं, जिसको हम राइट कहते हैं। गुजरात फाइल्स में ये चीज बहुत खुल के सामने आई है। जो जिन ऑफिसर्स का राणा ने इंटरव्यू किया है, वो सारे ऑफिसर्स या तो बैकवर्ड कास्ट या तो दलित, मोस्ट ऑफ ऑफिसर दलित हैं या तो बैकवर्ड कास्ट है, और कैसे उनको सिस्टम में जो लगातार एक बड़े सिस्टम में भेदभाव झेलते आए हैं, कैसे वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है और कैसे वो ट्रूथ का पार्ट बन रहे हैं। साथ ही साथ एक इस किताब के बारे में एक बड़े लेवल पे जब हम गुजरात और ऐसे तमाम सच्चाइयों को उजागर करने की बात करते हैं, तो उसमें सबसे बड़ी बात होती है कि वो सच्चाई किस प्लेटफॉर्म से आई। आज हम जेएनयू, एचसीयू, जादवपुर और ऐसे तमाम स्टूडेंट मतलब कैंपसेस से आ रहे स्टूडेंट मूवमेंट के दौर में है। हम बार बार बात करते हैं कि कैसे किस तरह से सच्चाई को को-ऑप्ट करने से रोका जाए। आज तमाम प्लेटफॉर्म हमारे सामने परोसे जा रहे हैं। आज तमाम प्लेटफॉर्म किसी का नाम लेके किसी का नाम प्रतिरोध दिया जा रहा है, किसी का नाम कुछ दिया जा रहा है, और प्लेटफॉर्मों की झड़ी लगी हुई है कि आइए हमारे प्लेटफॉर्म से बोलिए, आइए हमारे प्लेटफॉर्म
आई है। मतलब एक तरह से कहा जाए, जब हम कहते हैं कि ब्रेक थी इस कविता को लेके कि क्या अंधेरे वक्त में गीत गाए जाएंगे, तो मुझे लगता है ये किताब उसी अंधेरे वक्त के गीतों को गा रही है और अंधेरे समय में गा रही है। एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू राणा यूथ फॉर मेकिंग दिस बोल्ड एंड वेरी क्लियर एंड लाउड। राणा यूथ है जो किताब की ऑथर है, और आप जानते हैं सारे लोग उसके पहले तहलका में तमाम इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग्स की थी गुजरात दंगों के बारे में। गुजरात दंगों के बाद जो फेक इनकाउंटर्स हुए, जिस लगातार आप हम लोग देख रहे हैं, अभी निसार जिसको 23 साल बाद छोड़ा गया है, बार बार वो मतलब टीवी पे जो उसकी इमेजेस आ रही है या उसका खुद की नैरेटिव आ रहा है, उसमें कह रहा है कि मेरी तो पूरी जिंदगी जेल में बीत गई, मैं एक जिंदा लाश की तरह बाहर आया हूँ। इसी तरह के तमाम फेक इनकाउंटर्स जिनकी कहानियां हम लोग लगातार बदलते देख रहे हैं। कभी जब उनको न्यूज बनाना होता है तो वो बोल देते हैं कि हेडली से बुलवा देते हैं कि हाँ इस तरह जहाँ पे टेररिस्ट थी लश्कर की। तो इस तरह के तमाम फेक इनकाउंटर्स के थ्रू कैसे मोदी एक पावर की जो रथ पे है वो कैसे सवार होते हैं, कैसे वो 2002 में जो हिंदू हृदय सम्राट थे वहां से कैसे विकास पुरुष बनते हैं, उस सब की कहानी इस किताब में है। राणा यूथ अपनी बात हमारे सामने रखेंगी। उसके बाद आदित्य निगम है, CSDS में है आदित्य, तो आदित्य भी हमारे सामने अपनी बात रखेंगे। और सुब्रता सिंह गुप्ता है, सुब्रता रैक्स मीडिया कलेक्टिव से है, और ये आदित्य और सुब्रता दोनों लोग काफिला भी चलाते हैं, तो दोनों लोग अपनी बात रखेंगे। लेकिन मैं पहले इन्वाइट करना चाहता हूँ राणा यूथ को कि वो किताब के कुछ अंश भी हमारे सामने पढ़े और अपनी बात रखें।